हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुड स्टडी गुरु में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग के लिए एक मोटिवेट थॉट सुनाना चाहता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मोटिवेट रहें। तो आज की वीडियो दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था क्लास 10 मैथमेटिक्स में, वास्तविक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आज हम कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। और बेसिक क्लियर हो जाता है तो हमारा चैप्टर वैसे ही क्लियर हो जाता है, तो बेसिक हमें ज़रूर क्लियर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी धमाकेदार रहने वाला है दोस्तों, काफ़ी अच्छा। ठीक है, तो वीडियो कृपया करके अंत तक देखें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स। बच्चे इसका नाम देख के डर जाते हैं, इतना बड़ा नाम। बताओ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मैं कहता हूं दोस्तों ये नाम पर मत जाइएगा आप, नाम बड़े दर्शन छोटे, यही काम करता है ये। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है, लंबी विभाजन प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? ये लंबी विभाजन प्रक्रिया। मीन्स यह है दोस्तों इसका कि आप इसमें भाग करेंगे केवल। क्या है दोस्तों? भाग तो आप क्लास 1 से ही शुरू कर दिए होंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो वही है, इसमें और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ भाग करना है दोस्तों। क्या करना है? भाग। तो बड़ा आसान है, भाग तो आप जानते होंगे। ठीक है, लंबी विभाजन प्रक्रिया, इसके नाम से मत डरना। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं डरना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स। ठीक है, कैसा नाम है ना, अजीब सा बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, अजीब सा। हमें कौन सा इसके साथ जिंदगी बितानी है, 10th क्लास ही तो पढ़ना है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, अब लंबी विभाजन प्रक्रिया ये क्या होती है? जैसे भाग विधि होती है ना दोस्तों, भाग देने की प्रक्रिया, वही है दोस्तों ये। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा हम हैवी संख्याओं का, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में इसमें हम जिक्र करेंगे, मतलब भाग निकालेंगे बड़ी बड़ी संख्याओं का। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसकी मदद से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना, मतलब निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ आपने गुणनखंड विधि से भी निकालना सीखा होगा दोस्तों। इस तरीके से एचसीएफ आप लोगों ने सीखा होगा, 18 और ये 12, इन दोनों का एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज हम सीखेंगे यहाँ पे भाग विधि के द्वारा एचसीएफ निकालना, मीन्स लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और दूसरे नंबर पे हम सीखेंगे यहाँ पे पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित अनुप्रयोग। मीन्स यह है दोस्तों पूर्णांक का यहाँ पर कि आप इसमें दोस्तों यह सीखने वाले हैं जैसे कि कौन सी संख्या किससे विभाज्य है। जैसे कि मैं बात करूं 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, कोई भी संख्या किससे विभाज्य है। जैसे कि 15 की बात करते हैं दोस्तों, तो 15 कितने से विभाज्य है? 3 से विभाज्य है दोस्तों, और 5 से भी विभाज्य है दोस्तों। इस तरीके से हम बात करेंगे इनकी पूर्णांकों की विभाज्यता के बारे में। ठीक है दोस्तों, मतलब कौन सी संख्या किससे विभाज्य है। अब बात करते हैं दोस्तों अपनी दूसरी इसके बारे में, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या प्रमेय? ओ माय गॉड, प्रमेय तो आपने 9th क्लास में इतनी पढ़ी है कि आप ऊब चुके हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस अब प्रमेय स्किप नहीं करना है। प्रमेय कुछ होता ही नहीं है सर, कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, प्रमेय का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, अभाज्य गुणन विधियाँ। ठीक है, कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको यहाँ पे गुणनखंड करने हैं। ये गुणनखंड आप लोगों ने सीखे होंगे, इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है। ये अभाज्य गुणन विधियाँ हैं, मतलब गुणनखंड करने हैं आपको, जो कि आपका एक्सरसाइज 1.2 में है दोस्तों। किसमें है? और ये 1.1 में है दोस्तों, आपका ये 1.1 में है। ठीक है दोस्तों, ये एक्सरसाइज 1.2 में आप लोग पढ़ने वाले हैं। केवल इसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में आप क्या पढ़ने वाले हैं कि केवल आप गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे इसमें दोस्तों? गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? इसकी सहायता लेकर हम और भी कुछ कर सकते हैं। दी गई संख्या को अपर में सिद्ध करना, इसकी सहायता से हम जो संख्या दी गई है ना, उनको हम क्या सिद्ध कर सकते हैं दोस्तों? अपर में संख्याएं क्या सिद्ध कर सकते हैं? अपर में, जो कि हमको दे रखी है दोस्तों एक्सरसाइज
1.3। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें काफी लॉन्ग क्वेश्चन 100% आना ही आना है दोस्तों। लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 100% आना ही आना है, ये तय है दोस्तों। ठीक है, अब यह पता करना है कि दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, या अशांत है, क्या है ये हमको पता करना है दोस्तों। अब इसमें अपन लोग क्या करेंगे कि ये जो एक्सरसाइज है ना, ये वाली दशमलव प्रसार शांत, ये आप इस एक्सरसाइज को दोस्तों 1.4 में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? 1.4 में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, दशमलव प्रसार शांत या फिर आप अशांत के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो हमने एक और बार मैं बता देता हूं आप लोगों ने क्या पढ़ा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नाम से नहीं डरना है, इसमें हम पढ़ेंगे लंबी विभाजन प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब है भाग सीख रहे हैं आप। सिर्फ ये ध्यान रखें यहां पर अभी तक बस कि भाग सीख रहे हैं आप। ठीक है, भाग वो भी हैवी संख्याओं का, मतलब बड़ी संख्याओं का भाग करेंगे, छोटी मोटी संख्याओं का नहीं, बड़ी बड़ी संख्याओं का भाग करेंगे। ठीक है, 2 संख्याएं दे रखी होंगी, उनका हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक है, और इसकी मदद से ही दोस्तों हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, उन्हीं 2 संख्याओं का निकाल सकते हैं हम एचसीएफ, जो कि आपने एक्सरसाइज 1.1 में निकाला है और आप निकालने वाले हैं। पूर्णांकों की विभाज्यता, मतलब कौन सा पूर्णांक कितने से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, ये सब हम सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा है। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक के बारे में, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के। ठीक है, अंकगणित आधारभूत प्रमेय के बारे में। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड विधियां, ठीक है, कहने का मतलब 1.2 में आप करेंगे गुणनखंड। फैक्टर नहीं करे आप लोगों ने, फैक्टर के बारे में बात करते हैं। ये फैक्टर जो है ये, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधियां। अब इसमें आप लोग कौन सी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे? इसको 1.2 में। इसकी मदद से दोस्तों हम ये चीज और निकाल सकते हैं, दी गई संख्याओं को अपर में सिद्ध करना, जो कि आप लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 में। 100% इस पे क्वेश्चन आना है, तय है। ये बात हर साल आता है, इस बार भी आएगा, तय है। ठीक है दोस्तों, 1.3। अब यह पता करना, दूसरे नंबर पे हम यह पता कर सकते हैं इसके द्वारा कि दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, दशमलव शांत है या अशांत है, ये हम एक्सरसाइज 1.4 में पढ़ेंगे। अब 2 वर्ड हैं जो कि तुमको काफी परेशान करते हैं, उन वर्डों का मीनिंग समझ लेते हैं। एक तो एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है, और एक प्रेमिका का क्या मतलब होता है, जिसे लेमा भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए समझते हैं इन 2 वर्डों का मतलब क्या है। यह किसी भी विशेष या गणितीय समस्या अथवा डाटा को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की प्रक्रिया या फिर विधि प्रदान करती है, जिसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। कहने का मतलब यह है, एल्गोरिथम क्या है, आसान भाषा में अगर कहें तो हम किसी भी स्पेसिफिक या जटिल समस्या को सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप में, वो हमारा क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। किसी भी काम को मतलब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सरल ही होगा, सीधी सी बात है दोस्तों। तो उसी को मतलब एक ऐसी हमें स्टेप बाय स्टेप मतलब प्रदान करती है, विधि प्रदान करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। दोबारा अगर समझें हम, यह किसी भी विशेष स्पेसिफिक गणितीय समस्या या फिर डाटा को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। कौन? एल्गोरिथम। ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। उम्मीद करता हूं एल्गोरिथम का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। कोई भी आप मतलब बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ में, मैथमेटिक्स में, उसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप सॉल्व करते हैं तो हल हो जाता है, नहीं हो जाता, बड़े आसान तरीके से हल हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप नहीं कर सकते उसको, तो यही हमारा क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपसे कोई पूछता है एल्गोरिथम का क्या मतलब है, तो आप बता पाएंगे एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है। ठीक है, आप प्रमेयिका की बात करें या लेमा की बात करें, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। मतलब एक सिद्ध किया हुआ कथन है, एक स्टेटमेंट है, जिसको हम दूसरी सवाल को निकालने में, क्वेश्चन को निकालने में, मैथमेटिक्स में या फिर किसी और अन्य स्टेटमेंट को हमें सिद्ध करना है, तो इसकी सहायता से जो हमारे पास सिद्ध था उसकी सहायता से अन्य स्टेटमेंट को भी सिद्ध किया जा सकता है। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों से, मान के चलो a+b का होल स्क्वायर एक सिद्ध कथन है। ये a+b का होल स्क्वायर कैसे भी सिद्ध हुआ होगा जरूर। ठीक है, इससे मैं इस एक प्रॉब्लम लेता हूं तो इसको सॉल्व कर सकता हूं, 3x + 5y। ठीक है दोस्तों, इसकी सहायता से इसको सिद्ध किया जा सकता है। यही हमारा प्रमेयिका है। क्या है दोस्तों? मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान के चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं और स्टेटमेंट को भी सिद्ध कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर नहीं लगा तो आप दोबारा देखिएगा, समझ में आएगा। नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना स्किप कीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा वीडियो। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका मीन्स इसका स्टेटमेंट क्या है, इसमें क्या करने वाले हैं और एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझेंगे। ठीक है, वैसे तो ये भाग है, एक भाग विधि है, मतलब भाग करना है इसमें। ठीक है, फिर भी इसको थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा हमको, क्योंकि अब देखिएगा दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी आदित्यपूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं। देखो दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक क्या मतलब, अगर आपको जानना है तो इससे पहले वाली वीडियो आप देखें पहले। ठीक है, संख्याओं को मैंने पूरा बताया, उसमें कौन सी संख्या क्या होती है, उस वाली वीडियो को जरूर देखें आप। ठीक है दोस्तों, ऐसी आदित्य का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आदित्य का मतलब होता है कि इसका एक हल है, मतलब इसका आंसर एक आएगा। अब दो पूर्णांक संख्या है, कौन कौन सी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, जैसे 29 और 4 है। ठीक है, उनमें पूर्ण संख्या विद्यमान है, मतलब है Q और R। ठीक है, Q और R को हमने क्या माना है, विद्यमान। अब इसका स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट क्या है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, इसका मतलब अभी समझाऊंगा तुम लोगों को, नीचे जब एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, 0, और इसका मतलब है आप लोगों का दोस्तों कि R जो 0 से बड़ा है या फिर इससे बराबर है 0 के। ठीक है, और लेस देन हमारा क्या है, B। ठीक है, मतलब B इससे बड़ा है या फिर ये कहेंगे ग्रेटर देन। ठीक है, अगर B के लिए बोल रहे हैं तो B इससे बड़ा है R से। ठीक है दोस्तों, है तो ये हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट है। क्या है, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट की सहायता से हम केवल आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं 29,4 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, जो कि इस तरीके से है 29 और ये हमारा 4। तो इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, हमें आइडेंटिफाई करने के लिए एक नुक्कड़ का प्रयोग करना पड़ेगा हमें। मतलब तो इधर मतलब ये जो है, जिधर छोटा होता है उधर क्या करेंगे, हम नुक्कड़ लगा देते हैं, नुक्कड़ की तरफ होती है लेस देन। ठीक है, और जिधर मतलब बड़ा होता है उधर ग्रेटर देन साइन हो जाता है। ठीक है, ये अब देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या करने वाले हैं अपन लोग, कुछ नहीं है, सिंपल है कि एक एग्जांपल ले लिया हमने, छोटा था ये बड़ा था, तो जो छोटा होता है हमारा दोस्तों वो तो हमारा बन जाता है भाजक, और जो बड़ा होता है वो होता है हमारा भाज्य। ठीक है, तो अब समझिए, भाज्य और भाजक से मिलकर हम दो चीज और बनाएंगे यहाँ पर। तो 4 का भाग मतलब भाग देना, सीधा सीधा, कुछ नहीं करना है, आप भूल जाइएगा ना 1 मिनट के लिए जो लिख रहे हैं रेड में, मैंने भूल जाइएगा। 4 का भाग 29 में देंगे तो 4 सत्ते 28। अब इसे माइनस करेंगे, 9 में से 8 गया, कितना बचा, 1 बचा, ये शेषफल है दोस्तों। जिसका हम भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, और जिसमें हम भाग देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, और भाग देने के बाद जितना भी आता है उसे हम भागफल बोलते हैं, और इन दोनों संख्याओं को घटा के जो भी आता है उसे शेषफल बोलते हैं। भाजक को B से प्रतिनिधित्व करते हैं, और भाज्य को A से प्रतिनिधित्व करते हैं, और भागफल को Q से और शेषफल को R से। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये अब क्या है, A क्या है यहाँ पे हमारा, देख सकते हैं आप लोग, A भाज्य है, B क्या है हमारा यहाँ पे, B हमारा भाजक है। क्या है, भाजक। और Q क्या है हमारा यहाँ पे, भागफल है। क्या है, और R क्या है हमारे यहाँ पे, अरे R रिमाइंडर है, शेषफल। ठीक है, अब ये जो है कंडीशन एप्लीकेबल करेंगे अपन लोग। ठीक है, यहाँ पे तो हमने इसका इसमें भाग तो कर लिया, अब लिखेंगे, देखो A कितना था हमारे पास, देखेंगे इसमें A कितना था हमारे पास, 29 लिख दिया हमने। ठीक है, बराबर B कितना था हमारे पास, भाजक कितना होता है हमारा, B लिख दिया हमने, 4 था। अब इंटू Q कितना था हमारे पास, भागफल कितना था, 7 लिख दिया, प्लस अब R फॉर बोले तो रिमाइंडर कितना है हमारे पास दोस्तों, रिमाइंडर आप लिख सकते हैं 1 था हमारे पास, 1 ही तो आया था शेषफल। ठीक है, अब जो 1 है वो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, और जो हमारा रिमाइंडर आया है ना वो B बोले तो हमारा भाजक उससे बड़ा है। क्या है, भाजक उससे बड़ा है, रिमाइंडर से बड़ा है ये हमारा भाजक, या फिर ये कहें हम शेषफल से बड़ा है हमारा भाजक। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है 4। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, और ओवर क्या किया है हमने, यहाँ पे एक भाग किया और उनको नाम दिया कि इस वाली संख्या को क्या बोलते हैं, इस वाली संख्या को, और एक इस स्टेटमेंट में रख दिया A बराबर BQ प्लस R में, केवल, और कुछ नहीं किया है हमने। ठीक है, अब देखिएगा आगे अपन लोग इसको जनरल फॉर्म से समझें इसको, जैसे कि दो हमारा ये पूर्णांक संख्या है, और जो छोटी है, जैसे ये मान ली मैंने B छोटी है तो इधर नुक्कड़ कर दी। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे इस तरीके से, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन किया है, तो ये तो निकल के आएगा जनरल फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी, जनरल फॉर्म।
अब ये बात बच्चे को दो बातें याद नहीं रहती, ये वाली जो बातें हैं ना ये बच्चे को याद नहीं रहती, ये वाली जो बातें हैं, ठीक है। तो मैंने इनको हिंदी में लिखा है दोस्तों याद रखने के लिए, ठीक है। क्या शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होगा, शेषफल हमेशा भाजक से। अब भाजक कौन है, भाजक तो ये है ना बी, और शेषफल कौन है आर है, तो इससे हमेशा क्या होगा, ये छोटा होगा। शेषफल शून्य से बड़ा होगा हमेशा, शेषफल क्या है शून्य से बड़ा या फिर शून्य के बराबर होगा। दोस्तों इन दो लाइनों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा दोबारा कि इसका मतलब क्या है और इसका क्या मतलब है। शेषफल भाजक से हमेशा छोटा होगा, शेषफल भाजक से मतलब बी से आर हमेशा छोटा होगा, ठीक है। और शेषफल 0 से या तो बड़ा होगा या फिर इसके बराबर होगा, मतलब शेषफल या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अब हम यूक्लिड विभाजन को एल्गोरिथम में सिंपल लैंग्वेज में स्टेटमेंट दें इसका तो क्या होगा, इसमें हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। किस विधि के द्वारा, भागफल विधि या भाग विधि के द्वारा, लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो देखिए आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे ये 135 और ये क्या हमारा 225, मतलब भाज्य और भाजक को हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भाजक क्या है और भाज्य क्या है, ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाज्य है और ये हमारा भाजक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा क्या है भाज्य और ये क्या हमारा भाजक। तो भाग देना तो आपको आता है, 135 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आप लोग कितना आएगा, एक बार जाएगा, एक बार से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो यही आएगा 135 से कम 135, ठीक है। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0 और 12, 2 में से 3 जा नहीं सकता ना, तो एक हासिल ले लेंगे तो 12, 12 में से 3 गया कितना बचा 9, ठीक है। यहाँ पे तो एक बचा, एक में से एक 0, 0 हम लिखते नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो भाजक था ना इसी को दोबारा लिखेंगे, हर बार भाजक को ही लिखेंगे आगे, शेषफल तो शेषफल लेने दिया, अब भाजक को आगे लिख लिया हमने। अब दोबारा एक स्टेप यहाँ पे हमारा खत्म। अब दूसरा स्टेप हमें तब तक करना है जब तक शून्य ना आ जाए दोस्तों, हमें कब तक करना है जब तक शून्य ना आ जाए, ठीक है। तो देखो अब ये कितना है हमारा यहाँ पे 90 का इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 45 दूनी 90 आ गया 0, ठीक है। खुशी की बात है, मुस्कुराओ कि 0 आ चुका है आपका। अब इस स्टेटमेंट में हमको इसको रख देना है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अभी आप लोगों को बताया तो था मैंने कि मतलब a क्या है, b q क्या है और r क्या है, यहाँ पर आप देखकर इसको रख सकते हैं। तो 225 हमारा क्या था, a था, क्या था a, और a क्या था भाज्य। तो भाज्य कितना था हमारा 225 बराबर 135 हमारा क्या है यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये हमारा भाजक है, इंटू क्यू, क्यू क्या है हमारा भागफल, भागफल और प्लस आर, आर क्या है हमारा शेषफल। तो शेषफल कितना है दोस्तों हमारा, अरे शेषफल पहले वाले का 90 ही तो है, कहने का मतलब इतनी संख्या को आइडेंटिफाई करो, केवल इतने सवाल को आप, ठीक है। ये पहला स्टेप है हमारा, तो इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने भाजक लिखा सबसे पहले, इसका मतलब क्या है भाजक, फिर भाज्य, क्या है फिर भाज्य, बी क्या हमारा भाज्य, फिर क्या हमारा क्यू, क्यू क्या हमारा भागफल और आर क्या हमारा शेषफल, ठीक है दोस्तों। अब इतना हो गया, ऐसे सेम दोबारा इतने में हमने ये स्टेप लगानी है, सेकंड स्टेप हो गई सेम, अब इतने में ये स्टेप लगानी है, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन उठता है कि इसका आंसर क्या हुआ, ये जो लास्ट वाला है ना यही इसका आंसर है, ये लास्ट में जो हमारा आया ना ये भाजक, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसीलिए एचसीएफ इसका 45 है, ठीक है। क्या है, तो लास्ट में हमारा आया वही हमारा क्या है आंसर है, 45 इज द आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा। अब हम सीखेंगे शांत आवृत्ति, बोले तो टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, बोले तो ये पूरा पूरा भाग चला जाए अगर, तो हमारा शांत आवृत्ति होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि एक मतलब संतुष्ट इंसान है एकदम, बोले तो 5 का भाग 20 में पूरा पूरा चलाएगा, 5 और 20, तो ये संतुष्ट है, बोले तो शांत आवृत्ति का है। क्या है दोस्तों, शांत आवृत्ति का है। शांत आवृत्ति बोले तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब है ये इसमें आराम से भाग चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, अब नॉन टर्मिनेटिंग बोले तो अशांत आवृत्ति, ये एक नंबर का बेशरम आदमी है, वो बोले तो ढीठ एकदम, ठीक है। हाँ, ये एकदम संतुष्ट हो जाएगा एक बार में, कोई दिक्कत नहीं होगी इसको, ठीक है। और लेकिन ये संतुष्ट होने का नाम ही नहीं लेगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, जैसे कि
हम देखें अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से 9 का 40 में भाग देंगे तो 9 चौक 36 आ गया, माइनस करके 4, दोबारा जीरो बढ़ा लिया पॉइंट लगा के, ठीक है, 9 चौक 36। अब इस तरीके से 4.44 आता रहेगा आप लोगों का। 9 का 40 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4.4444 आता रहेगा। कहां तक आएगा पता ही नहीं है, मतलब तुम थक जाओगे लेकिन ये नहीं थकेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम अशांत आवृत्ति, मतलब यह ढीठ है एकदम, ठीक है, हाँ, मतलब बेशरम, ठीक है, हाँ। अब देखिएगा आगे, अब कुछ नोट पॉइंट हैं, शांत और अशांत, ठीक है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा था दोस्तों इस मेथड से, ठीक है। अब 10th क्लास में थोड़ा सा मेथड चेंज हुआ है, इसी का थोड़ा सा मेथड चेंज हुआ है कि शांत और अशांति अशांत आप भाग विधि से पता कर लेते थे पहले, यहाँ पे भाग विधि नहीं गुणनखंड विधि से पता करेंगे 10th क्लास में। किसमें? 10th क्लास में। देखिएगा दोस्तों बड़ा आसान है कि अगर किसी परिमेय संख्या तो आप लोग जानते हैं ना, नहीं जानते तो इससे पहले वाले वीडियो को आप देखकर आइएगा, मैंने सारी संख्याओं का उसमें जिक्र किया है और बताया है, पढ़ाया है। परिमेय संख्या क्या होती है एक बार और बता देता हूं, P/Q के फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। जो संख्याएं P/Q के फॉर्म में होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अगर किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में होता है तो वह शांत आवृत्ति होगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस स्टेटमेंट का? मतलब यह हुआ दोस्तों, ये कोई परिमेय संख्या है ये, ठीक है। क्या है ये? परिमेय संख्या। अब इसका हमने हर तो नीचे वाला होता है, ऊपर वाला अंश होता है, इसका गुणनखंड किया तो 5 × 2 की पावर 2 आया, ठीक है। तो इसमें ये जो आ रहा है 5 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, तो 2 और 5 आएगा तभी हमारा शांत होगा। क्या होगा? शांत आवृत्ति कब होगी? जब हर का गुणनखंड करके किसी परिमेय संख्या का 2 और 5 आए, चाहे पावर कितनी भी आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों, लेकिन 5 और 2 होना चाहिए बेस में, तभी हमारा शांत होगा, ठीक है। ये पहला केस था। अगर बात करें दूसरे केस की, अगर किसी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड करके 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m आ रहा है, केवल 2 की पावर n आए या फिर केवल 5 की पावर m आ रहा है, तो हम कह सकते हैं वो भी शांत है। क्या है दोस्तों? वो भी शांत। जैसे कि फॉर एग्जांपल 17/8, क्या है? 17/8, 8 का फैक्टर किया मैंने, ठीक है, और पावर में लिखा तो 2 की पावर n आ रहा है, इसका क्या आ रहा है? 2 की पावर n। अगर इसमें और भी कुछ आ रहा होता, जैसे कि मान के चलो 5, तो ये अशांत बन जाता। क्या बन जाती है इस संख्या? परिमेय संख्या अशांत बन जाती। फिलहाल यह शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि इसमें 2 की पावर n के गुणनखंड आ रहे हैं सिर्फ। अगर 2 की पावर 5 के आ जाए तो ऊपर हमने पढ़ ही लिया है, या फिर इसमें आ रहा होता, या मान के चलो सपोज दैट, ठीक है, कि आप 5 की पावर m के आ रहे हैं केवल, या फिर केवल इसके आ रहे हैं, तो इस केस में भी हमारा क्या होगा? शांत होगा। सीधी सी बात है, नो प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों। हाँ, या तो ये आ जाए या फिर ये आ जाए, तो हमारा क्या होगा? अकेला आ जाए, केवल क्या आ जाए? अकेला, तो हमारा शांत होगा वो। अब बात करते हैं एक और नए केस की, ठीक है, कि इसमें दोनों आ रहे हैं, 2 की पावर m भी आ रहा है और 5 की पावर n भी आ रहा है, और एक और संख्या और आ रही है नहीं, ठीक है। अब 2 और 5 तो आ ही रहे हैं, एक और संख्या और आ गई नहीं, ये वाली, ठीक है। तो हमारे लिए आफत खड़ी हो गई, ठीक है। आफत क्या खड़ी हो गई कि ये इनको अशांत कर देगा दोस्तों। क्या कर देगा? अशांत। इनका दोनों का ध्यान भंग कर देगा और ये क्या कर देगा? इनको अशांत, ठीक है। क्या कर देगा? ऐसी क्या मानी जाएगी? अशांत संख्या। क्या मानी जाएगी? अशांत, ठीक है। हाँ, अगर किसी परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड करके ये मान के चलो ये आ रहा है फैक्टर 3 आ रहा है, और 2 की पावर m भी आ रहा है, 5 की पावर n भी आ रहा है, लेकिन उसमें एक और संख्या ऐड हो गई, कौन सी? 3, तो हमारा ये अशांत हो जाएगा। जरूरी नहीं है 3 ही हो, कोई भी संख्या हो सकती है, ये 2 ऑलरेडी आ रहे हो और एक और संख्या आ जाए, कोई सी भी आ जाए चाहे, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, ठीक है। अब एक और केस है दोस्तों कि अगर केवल एक, कोई भी ना आ रहा हो इसमें शांत हमारा, मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर n दोनों में से कोई भी ना आ रहा हो इसमें, ठीक है, हर के गुणनखंड करके परिमेय संख्या के, तो हमारा क्या वो शांत होगा या अशांत होगा? तो दोस्तों वह होगा अशांत आवृत्ति का। कैसा होगा? अशांत आवृत्ति का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारे केस आपके समझ में आए होंगे। एक बार जल्दी से रिवीजन दोबारा कर लेते हैं। अगर आप लोगों का गुणनखंड करके 2 की पावर n और 5 की पावर n आ रहा है गुणनखंड करके किसी परिमेय संख्या का, तो आप लोगों का वो दोस्तों होगा शांत आवृत्ति का। अगर केवल 2 की पावर n या केवल 5 की पावर n आ रहा है तो भी वो क्या होगा? हमारा शांत, ठीक है। अगर थर्ड केस में क्या है कि 2 की पावर n भी आ रहा है, और सॉरी 2 की पावर n भी आ रहा है, 5 की पावर n भी आ रहा है, और एक और संख्या आ रही है, कोई भी संख्या आ सकती है इन दोनों को छोड़कर, तो हमारा क्या होगा? वो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब मान के चलो
दोनों में से कोई भी संख्या नहीं आ रही है, 2 की पावर n और 5 की पावर n में से कोई भी नहीं आ रही है, तो आप लोग कह सकते हैं वो अशांत आवृत्ति है। क्या है? अब इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका थोड़ा सा। अब ये रेशनल नंबर का नीचे दशमलव प्रसार जानते हैं, ठीक है। दशमलव प्रसार कैसे होता है, किसी भी रेशनल नंबर का दशमलव प्रसार किस तरीके से होता है, सुनिएगा दोस्तों। एक तो हमारा होता है शांत आवृत्ति और एक होता है अशांत आवृत्ति, ठीक है। यही हमने जो सीखा है वही बता रहा हूं मैं तुम लोगों को दोबारा, ठीक है। हाँ, शांत आवृत्ति कैसा होता है, जो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए, रुक जाए, ठीक है दोस्तों। 0.255, ठीक है, रुक गया शांत आवृत्ति। और एक ये अशांत आवृत्ति, ठीक है, 1414 चलता ही रहेगा बेशरम है ना, अभी बताया था मैंने तुम लोगों को, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी किसी प्रकार का रुकावट नहीं आएगा, ये चलता ही रहेगा, ठीक है। हाँ, अब इन दोनों जो है ये प्राप्त जो हुए ना, अभी मैंने ऊपर बताया तुमको, परिमेय संख्या से प्राप्त हुए। किससे प्राप्त हुए? परिमेय संख्या से, ठीक है दोस्तों। अब परिमेय संख्या से हमें क्या प्राप्त होता है? अशांत अनावर्ती, आवृत्ति नहीं अनावर्ती, ठीक है, जो रुके ही ना, ठीक है, चलता ही जाएगा, बढ़ता भी जाएगा। 10 100 100, ठीक है, मतलब पहले 10 फिर 100 फिर 1000, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अशांत आवृत्ति मतलब रूट में जो संख्या होती है, अशांत आवृत्ति अपरिमेय संख्या से प्राप्त होती है। किससे? अपरिमेय संख्या से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।